हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्री इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू और भी कई प्रकार के इम्पोर्टेंट पोइट्स थे, जिनके बारे में मैंने प्री इंडियन इंग्लिश पोइट्री में डिस्कस किया था। और वो वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं आज इस वीडियो में इंडियन पोइट्री आफ्टर 1947 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडियन इंग्लिश पोइट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के बाद की जो पोइट्री सेक्शन की शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से हमारा पोइट्री सेक्शन, हमारे देश के पोइट्स जो नए नए पोइट्स आए हुए थे, तो किस प्रकार के वे पोएम लिखने लगे थे, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पोइट्स भी हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पोइट्री सेक्शंस की बात करें जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद लिखी गई थी, तो उस समय की पोइट्री काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी जब भारत गुलाम था उसके कंपेयर में। क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय देशभक्ति से रिलेटेड पोएम्स लिखी जाती थी। हर पोएट के पोएम्स में एक विद्रोह हुआ करता था। वे अपने पोएम्स के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम करते थे, प्रेरणा देने का काम करते थे। फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा भी हो गया था। तो यह भी एक शॉकिंग इवेंट था हर किसी के लिए। तो भारत की आज़ादी के बाद एक नया थीम मिल गया था भारत के पोएट्स के लिए। वह इसी बेसिस पर पोएम लिखा करते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था, तो यह जो घटना था, तो इस पर अधिकतर पोएम्स लिखी जाने लगी। चूँकि यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस भी काफ़ी तरह से चेंज हो चुका था, तो इस पर भी पोएम्स लिखा जाने लगा। और यही कारण है कि पोएम्स लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि सारे पोएट्स को एक नया थीम मिल गया था, किस प्रकार का पोएम्स लिखना है और किस प्रकार के लोग पसंद करते थे पोएम्स को। इसी बेसिस पर अधिकतर पोएट्स लिखने लगे, अधिकतर पोएट्स पोएम को लिखने लगे। पहले क्या होता था आज़ादी के पहले कि प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी महंगा था। किसी नॉर्मल पोएट के लिए अपने बुक को पब्लिश करवाना काफ़ी महंगा पड़ता था, लेकिन आज़ादी के बाद यह काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाने लगा। हर जगह 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 पर प्रिंटिंग प्रेस बनवाए जाने लगे, ताकि जो नॉर्मल पोएट भी होते थे, जो इस क्षेत्र में कभी आए भी नहीं थे, शुरुआत कर रहे थे, उनके लिए भी अपनी बुक को पब्लिश करवाना काफ़ी आसान हो गया था। और इस प्रकार से पोइट्री सेक्शन पूरे इंडिया में फैल गया और लोग भी पोइट्री को पढ़ना पसंद करने लगे। और अगर हम बात करें इंडियन पोइट्स की, तो हम दो प्रकार के पोइट्स देखते हैं। पहले वो जो कि आज़ादी के पहले भी लिखा करते थे पोएम्स, वैसे पोएट्स जो आज़ादी के पहले भी पोएम्स लिखा करते थे और आज़ादी के बाद भी उन्होंने पोएम्स को लिखना जारी रखा। और दूसरे ऐसे पोएट्स जिन्होंने शुरुआत की थी पोएट्री लिखने की, जो फर्स्ट टाइम लिखने जा रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा दोस्तों कि भारत के आज़ाद होने के बाद यहाँ के पोएट्स लोग को काफ़ी प्रकार की नई नई थीम, नई नई टेक्निक और भी कई चीज़ें मिल गई थी, जिससे उन्हें अपने पोएम को पब्लिश करवाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और लोग भी काफ़ी पसंद करने लगे थे पोइट्री को पढ़ना। जैसे हम बात करें अरविंदो घोष की सावित्री के बारे में। अरविंदो घोष की जो एपिक लिखी गई थी सावित्री, वह फाइनल रूप से समझिए तो 1950 टू 1951, मतलब 1950 से 1951 के बीच में पब्लिश की गई थी अपने फुल फॉर्म में। अरविंदो घोष चूँकि वे गुलाम जब भारत था तो उसी टाइम से वे पोएम्स लिखते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी के बाद भी अपना लिखना जारी रखा। और भी उनके कई सारे पोएम्स हैं जो कि 1950 में पब्लिश की गई थी। तो दोस्तों, अब हम कुछ नए पोएट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री को एक्सप्लोर करने में, फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ ऐसे भी पोएट्स हैं जैसे
मैं नाम बता देता हूँ सबका। जैसे हो गए नजीम इजाइकल, डोम मोराइस, प्रीतेश नंदी, ये के रामनुजन, पी लाल, इसके बाद है के एन दारूवाला, जयंत महापात्रा, शिव के कुमार, शिव के कुमार जिनका पूरा नाम शिव कुमार कुमार है, तो शिव के कुमार, जयंत महापात्रा, कमला दास, और भी कई ऐसे पोएट्स और पोएटेस हैं जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री को एक्सप्लोर करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट दिया है। तो चलिए एक एक करके मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। क्योंकि हमें आफ्टर इंडियन इंग्लिश पोइट्री में यही सब पढ़ना ही है। यहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उस समय के जो भी पोइट्स थे उनके हालात कैसे थे, वे किस थीम पर लिखा करते थे, यही सब हमें बेसिकली पढ़ना ही होता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी पोइट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं पोइट्स का नाम बताने से पहले, पोइट्स के बारे में बताने से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट मॉडर्निस्ट एंथोलॉजी था, जिसे हम भारत का प्रथम आधुनिक बुक कह सकते हैं, जो कि पब्लिश किया गया था, उसका नाम था मॉडर्न इंडो एंग्लियन पोइट्री। मॉडर्न इंडो एंग्लियन पोइट्री, जो कि 1959 में पब्लिश की गई थी, जिसे पी लाल यानी पुरुषोत्तम लाल और के राघवेंद्र के द्वारा एडिट और पब्लिश किया गया था। दोस्तों, अब चलिए एक एक करके मैं सभी पोएट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नाम आता है नजीम इजाइकल का। नजीम इजाइकल भारत की आज़ादी के बाद एक महान पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हम भारत के मतलब फ्री इंडिया का फर्स्ट पोएट्स कह सकते हैं। भारत की आज़ादी के बाद का पहला पोएट्स हम कह सकते हैं नजीम इजाइकल को। वे इजरायली फैमिली से बिलोंग करते थे और वे काफ़ी पहले इंडिया माइग्रेट किए गए थे। काफ़ी पहले ही इंडिया आ चुके थे, काफ़ी पहले ही उनके माता पिता इंडिया में आ गए थे। तो नजीम इजाइकल की जो अधिकतर पोएम्स थी वो लोनलीनेस की थीम पर बेस्ड थी, एलिनेशन के थीम पर बेस्ड थी। मतलब उनकी पोएम्स में हमेशा अकेलापन को फील करके लिखा जाता था। वे अपने पोएम में अधिकतर अकेलेपन को लिखा करते थे, अकेलेपन के बारे में लिखा करते थे, और कभी कभी वे आध्यात्मिक थीम पर भी लिखा करते थे, मेटाफिजिकल थीम पर भी लिखा करते थे। उनके कुछ इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स जैसे कि अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, ह्यूमन टू डार्कनेस, तो ये सब उनके कुछ इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स हैं। दोस्तों, ये तो हो गई नजीम इजाइकल के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं हम डोम मोराइस के बारे में। डोम मोराइस, जो कि एक भारत के अनदर रेप्यूटेड पोएट्स में से एक थे, एक बहुत ही मशहूर पोएट्स में से एक थे भारत के। तो इनके भी कुछ इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे अ बिगनिंग, जॉन नोबडी, कलेक्टेड पोएम। ये सब डोम मोराइस के कुछ इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स हैं। दोस्तों, बस केवल हल्का हल्का सा हमें जानना है, बेसिक सा जानना है, ताकि हमेशा हमारे दिमाग में ये सब बातें बनी रहे और हम जल्दी भूलें ना। अब हम बात करते हैं पुष्पेंद्र लाल, पी लाल, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इन्हें हम अगर भारत के सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम नजीम इजाइकल के बाद देखें तो पी लाल भारत के सबसे महत्वपूर्ण पोएट्स में से एक थे। वे एक ऐसे पोएट्स थे जो ना सिर्फ अपने पोएम को पब्लिश करते थे, मतलब वे अपने पोएम को तो पब्लिश करते ही थे, साथ में जो नए नए पोएट्स थे उन्हें भी साहस देने का काम करते थे, उन्हें भी इनकरेज करने का प्रयास करते थे, और उनके जो पोएम्स थे उन्हें भी पब्लिश करवाते थे। ये हमेशा नए नए पोएट्स को मौका देने का प्रयास करते रहते थे, और इस प्रकार से उन्होंने कई सारे नए पोएट्स को इस पोएटिक क्षेत्र में आने का अवसर दिया। अगर हम बात करें पी लाल के पोएम्स के बारे में,
तो उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो 110 वॉल्यूम में उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था। तो दोस्तों ये पी लाल के बारे में आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और पी लाल जो है वे हमेशा अपने पोएम्स में प्राचीन इंडिया, एकदम से जो प्राचीन भारत होता था उसके बारे में ज़्यादा डील करते थे अपने पोएम्स के माध्यम से। तो इस प्रकार से उनका कुछ पोएटिक करियर्स रहा। अब इनके बाद बात करते हैं ए.के. रामानुजन के बारे में। ए.के. रामानुजन, जिनका फर्स्ट वॉल्यूम हम कह सकते हैं, जिनका फर्स्ट कलेक्शन था द स्ट्राइडर्स, जो कि 1966 में पब्लिश किया गया था। और इसके लिए ए.के. रामानुजन को पोइट्री बुक सोसाइटी रिकमेंडेशन भी मिला था। यह एक अवार्ड का नाम है दोस्तों, अवार्ड का नाम याद कर लीजिएगा कि ए.के. रामानुजन को द स्ट्राइडर के लिए, जो कि 1966 में पब्लिश की गई थी, तो द स्ट्राइडर्स के लिए ए.के. रामानुजन को पोइट्री बुक सोसाइटी रिकमेंडेशन दिया गया था। और वे अपने किस प्रकार का थीम का यूज करते थे, तो वे सामाजिक बोझ, समाज में किस प्रकार की कुरीतियाँ हैं, किस प्रकार से समाज बोझ को झेलता है, या फिर तो कौन से ऐसे कारक हैं जो कि समाज में बोझ बन के उभरते हैं, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर कराते थे ए.के. रामानुजन अपने पोएम्स के माध्यम से। तो वे भी एक काफ़ी प्रभावित पोएट्स माने जाते थे इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद। इसके बाद दोस्तों प्रीतेश नंदी का नाम आता है। प्रीतेश नंदी जो कि विटमैन और टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे, रविंद्रनाथ टैगोर और विटमैन से काफ़ी प्रभावित थे। वे करीब 12 से अधिक किताबों को पब्लिश करवाया था, करीब 12 से अधिक किताबों को उन्होंने पब्लिश करवाया था, जिनमें से एक है ऑफ गोड्स एंड ओलिव्स। इनके एक कलेक्शंस का नाम है। इनके पोएट जो हैं, इनके जो पोएम्स हैं वे नोट किए जाते थे। विख्यात किस रूप में? वे अपने पोएम्स में शहरी हिंसा, शहर में किस प्रकार की हिंसा होती है उसके बारे में लिखते थे। हॉरर डेथ या फिर डर पर, ये सब पर पोएम्स वे लिखा करते थे। तो प्रीतेश नंदी जो थे, उनका पहला उनका एक कलेक्शंस का नाम है ऑफ गॉड एंड ओलिव्स, और उन्होंने 12 से भी अधिक बुक को पब्लिश करवाई थी। वे शहरी हिंसा, हॉरर डेथ, ये सब के बारे में अपने पोएम्स में लिखा करते थे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके तो हमने कई सारे पोएट्स के बारे में जान लिया है। अब 1970 के बाद, 1970 के बाद नए नए पोएट्स का, जो कि हम जिन्हें थोड़ा सा कम प्रभावी भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो नए नए पोएट्स का आगमन हुआ, जिसमें के.एन. दारूवाला, शिव के कुमार, जयंत महापात्रा, कमला दास और भी कई पोएट और पोएटेस हैं। तो हम बात करते हैं के.एन. दारूवाला के बारे में। तो के.एन. दारूवाला जो हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण पोएट्स हैं, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं अच्छे से। के.एन. दारूवाला आज़ाद भारत के एक महत्वपूर्ण पोएट्स में से एक हैं। उनकी जो कलेक्शंस हैं, पोएटिक वर्क्स हैं, उनमें से पहला है अंडर ओरियन, एप्रिएशन इन अप्रैल और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये सब कुछ उनके पोएटिक वर्क्स हैं। इनके बाद आते हैं दोस्तों हम शिव के कुमार का पूरा नाम शिव कुमार है। इनके भी फर्स्ट वॉल्यूम का नाम है आर्टिकुलेट साइलेंस, जो कि शिव के कुमार के फर्स्ट किताब का नाम है। वे अपने वॉल्यूम्स में, अपने पोएम्स में, जिन्हें हम तंज कसना कहते हैं, तो वे उस प्रकार से अपने पोएम में तंज कसा करते थे, किसी पर कमेंट किया करते थे और अपने इसी बेस पर वे अपना पोएम लिखा करते थे। तो दोस्तों इनके फर्स्ट वॉल्यूम का नाम याद रखिएगा आप लोग, जिनका नाम है आर्टिकुलेट साइलेंस, जो कि 1970 में पब्लिश की गई थी। इसके बाद नाम आता है जयंत महापात्रा का। जयंत महापात्रा
जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते थे। तो उड़ीसा में दोस्तों जगन्नाथपुरी टेम्पल जिसे हम आज जानते हैं, वह उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण था और उस समय उतना ही मशहूर भी था। तो जयंत महापात्रा अपने जितने भी सारे पोएम्स लिखते थे तो अधिकतर उनमें जगन्नाथपुरी टेम्पल का जिक्र जरूर करते थे। अपने पोएम्स में जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में डिस्कस जरूर किया करते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्लोज द स्काई 10/10, उनके पोएम्स का नाम है, पोइटिक वॉल्यूम्स का नाम है क्लोज द स्काई 10/10, इसके साथ उन्होंने अपने पोइटिक करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों ये भी हमने जयंत महापात्रा के बारे में भी जान लिया है कि वे उड़ीसा से बिलोंग करते थे और अपने अधिकतर पोएम्स में जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में डिस्कस जरूर करते थे। उन्होंने अपने पोइटिक करियर की शुरुआत क्लोज द स्काई 10/10 के नाम से पब्लिश की गई बुक के साथ की थी। अब दोस्तों आते हैं हम अगले पोएटेस के बारे में, अगली पोएटेस के बारे में जिसका नाम है कमला दास। कमला दास एक बहुत ही जानी मानी और मशहूर पोएटेस है। उन्होंने अपने मदर टोंग, अपनी मातृभाषा मलयालम में ही अधिकतर कविता लिखी है। भले ही उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है, लेकिन वे अपने मदर टोंग मलयालम भाषा में ही अपनी सारी पोएम्स या अधिकतर पोएम्स लिखा करती थी। इनके कुछ पोएम्स के नाम है समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो ये सब कुछ उनके इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स हैं जिनके कारण वे काफ़ी विख्यात हुए, काफ़ी फेमस हुए। तो दोस्तों कमला दास जो कि मलयालम में कवित्री थी और वे अपनी अधिकतर पोएम्स मलयालम में ही लिखा करती थी। समर इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये सब कुछ उनके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स हैं। उस समय दोस्तों और भी कई सारे महिला पोएटेस और भी महिला कवियत्री थी जिन्होंने अपने करके कई सारी बुक्स पब्लिश करवाई थी। उनमें से कई सारे नाम भी हैं जैसे मोनिका वर्मा, जी दास पांडे, सुनीता जैन और भी कई ऐसे महिला पोएटेस हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद पोएटिक क्षेत्र को, पोएट्री को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पाते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले, भारत के आज़ादी से पहले और भारत के आज़ादी के बाद की कंडीशंस काफ़ी अलग थी। आज़ादी के बाद जो जितने भी पोएट्स आए उन्हें एक नया थीम मिल गया था पोएम्स लिखने के लिए। वे ये नहीं लिखा करते थे कि भारत को आज़ाद कैसे किया जाए, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था। और पहले जो है भारत के इतिहास में, भारत के आज़ाद से पहले अधिकतर पोएट्स भारत को जगाने का प्रयास करते थे, भारत के लोगों को अग्रेसिव करने का प्रयास करते थे ताकि आज़ादी मिल सके। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया था तो पोएम लिखने का तरीका भी बदल गया था। वे अब यहाँ के सोशल कंडीशन पर चर्चा करते थे, भारत के सामाजिक बोझ के बारे में चर्चा करते थे, शहरी हिंसा के बारे में डिस्कस करते थे और इस प्रकार से नया नया थीम और नई नई टेक्निक के साथ अपनी कविताएं लिखते रहते थे। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको यह वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।